हाँ तो बच्चों, मैं फिर श्वेत सर आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और आज फिर मैं ग्रामर का एक और पार्ट लेकर आया हूँ। वो ग्रामर का जो एक पार्ट है वो है इम्फेटिक। बच्चों, इम्फेटिक, ये इम्फेटिक क्या होता है? इम्फेटिक या जोरदार कथन। इम्फेटिक मीन्स जोरदार कथन, यानी जिस कथन में, जिस सेंटेंस में जोड़ हो। जोड़ के मतलब एडिशन नहीं, जिसमें ताकत हो, यानी 100% श्योरिटी हो, उसको कहते हैं जोरदार कथन, या वह इम्फेटिक कहलाता है। सपोज मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, इसमें कोई जोर नहीं पड़ रहा है, इस सेंटेंस में कोई जोर नहीं पड़ रहा है। उसी में हम कह देंगे, मैंने आई गो टू पटना, तो इस सेंटेंस में कोई जोर नहीं है। और उसी में हम कह देंगे कि आई डू गो टू पटना, तो ये यानी मैं पटना जाता तो हूँ, मैं पटना जाता तो हूँ। देख रहे हैं बच्चों, इस सेंटेंस में जोड़ है। मैं पटना जाता तो हूँ, वह यहाँ आता तो है। ठीक है, मैं गाना गाता तो हूँ। देख रहे हैं बच्चों, तो इस सेंटेंस में जोड़ है, यानी ये काम मैं करता ही तो हूँ। बात समझे? तो इसका रूल होता है, किसी भी ग्रामर का आपका रूल होता है, और उस रूल पर जो है हमें ऐसे सेंटेंस को, इम्फेटिक सेंटेंस को बनाते हैं। तो बच्चों, रूल नंबर 1 कहता है कि इफ द सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल, जैसे कि ये देख रहे हैं एग्जाम्पल में कई बार हमने इस चीज को समझाया कि आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम 2 आदमी रहे, तो इसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग करते हैं? करते हैं सब्जेक्ट के बाद। देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? डू। और एज इट इज का मतलब जो रहे सेंटेंस में वही लिख देना है, डू लगा करके, और उसके बाद एज इट इज, यानी जो रहे। जैसे आई गो टू स्कूल, तो आई के बाद हमें क्या लगाना होगा? डू। बच गया क्या? गो टू, तो आई डू गो टू स्कूल। ये तो हमें ये रूल याद करना होगा कि सब्जेक्ट जो है हमारा आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम। और एक बात और बच्चों, वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप होना चाहिए, तब हम डू का यूज करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, दे कम हियर, वे लोग यहाँ आते हैं। दे कम हियर कहने का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद डू का यूज करते हैं। तो बच्चों,
अब इसका इम्फेटिक आप बनाइए, दे कम हियर, देख लीजिए रूल, दे, देख रहे हैं, दे, तो उसमें हमको क्या चीज का यूज करना है, डू का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद डू लगाना है, तो दे डू कम हियर, जो रहे सोई, दे डू कम हियर, हो गया इम्फेटिक। वे लोग यहाँ आते हैं, तो वे लोग यहाँ आते तो हैं, देख रहे हैं, दे डू कम हियर का मतलब हो गया वे लोग यहाँ आते तो हैं। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में देखिए बच्चों कि इफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो तो आप जानते ही हैं, कई बार हमने रिपीट किया, जैसा ही, सी, राजू, कोई नाम रहे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो बच्चों इसका भी रूल है, रूल क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हमें डज का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद डज का यूज करना है, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, बस इतना ही क्लियर। और एक बात और बच्चों नोट, इसमें डज लगाने के बाद वर्ब का एस या ईएस को हटा देते हैं, डज लगाने के बाद वर्ब का एस या ईएस, जैसे गोज, तो इसमें ईएस लगा हुआ है, हट जाएगा ईएस, गो। कम्स, इसमें एस लगा हुआ है, तो एस को हटा देंगे, वर्ब का एस या ईएस को हटा देना है। चलिए बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए, ही टेल्स ए स्टोरी, ही टेल्स ए स्टोरी, देख रहे हैं बच्चों, इसमें एस लगा हुआ है, और रूल तो कहता है कि सब्जेक्ट ही, सी या नाम कोई रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें आंख बंद करके क्या चीज का यूज करना है, डज का, और उसमें भी वर्ब का पहला रूप होना चाहिए तब, ठीक है। तो इस उस हिसाब से, रूल के हिसाब से हमारा इम्फेटिक कैसे बनेगा, ही के बाद क्या लगाना है बच्चों, डज, और डज के बाद वर्ब में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, एस, एस को हटा देना है, ही डज टेल ए स्टोरी, हो गया हमारा इम्फेटिक। कोई प्रॉब्लम, भी सिंपल है, एकदम सिंपल, यानी पहला वाला में जो है, पहला रूल में सब्जेक्ट को देख लेना है, क्या है, आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, तो उसमें हमको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा, डू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा बच्चों, डज, ठीक है। बस 2 रूल हुआ, चलते हैं तीसरा रूल में। आज इम्फेटिक का सारा कॉन्सेप्ट हम दे देंगे, ये एक्चुअली 8, 9, 10 का चैप्टर है, क्लास 8, 9, 10 का चैप्टर है, और इसको जो है ढंग से कॉन्सेप्ट ले लीजिए। 10 में भी आ जाता है एरर में, 10 वाले एरर, इस इम्फेटिक का एरर कैसे पहचानेंगे, लिख देगा सी डज हेल्प्स मी। अब बच्चों बताइए, सी डज हेल्प्स मी, तो ये सी डज हेल्प्स मी, यहाँ पर आपको एरर कहाँ समझ में आता है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट रूल आपको याद है, तो आप कहिएगा सर डज लगाने के बाद वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, वही एरर हो गया आपका। चलिए बच्चों, तो 10 वाले भी ध्यान देंगे। रूल नंबर अब 3 में चलते हैं। इस बहुत आसान है ये रूल नंबर 3। अगर इफ, ठीक है,
सब्जेक्ट के बाद V2 रहे अब प्लस ऑब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, या ही, सी, इट, या आई, यू, वी, दे, उससे इस रूल नंबर 3 में कोई मतलब नहीं। मतलब आपको कहां से है? V2। जैसे ही आप देखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद V2 है, आंख बंद करके आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट के बाद डीड लगा देना है। किसमें? जब सब्जेक्ट के बाद V2 रहे, वर्ब का दूसरा रूप, तो आंख बंद करके डीड लगा देना है। उसके बाद V2 को V1 में ले आना है। याद रहे, डीड के साथ V2 कभी भी नहीं होता है। डीड लगा दिए तो वर्ब का पहला रूप आपको लिखना होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो एरर यहां भी पैदा हो जाता है बच्चों। क्लास 10 वाले लिख देगा आई डिड रोट ए पोएम। तो बच्चों तुरंत आप जो है इस कॉन्सेप्ट को इम्फेटिक में चले जाइए और रूल नंबर 3 को देखिए, यानी डिड के साथ V2 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से एरर आ जाते हैं। चलिए, तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना होगा? डिड, और उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेकर के कॉन्सेप्ट लीजिए। ही प्लेड चेस। बस हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, देख लेंगे कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद प्लेड V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो हमें आंख बंद करके सब्जेक्ट के बाद डीड लगा देना है। और डीड के बाद क्या कह रहा है बच्चों? V1, तो प्लेड का V1 प्ले। ही डिड प्ले चेस। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रूल आपके सामने में आया। ठीक है, और चौथा रूल, इफ देयर इज नो सब्जेक्ट, मतलब बच्चों अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये नहीं है, सब्जेक्ट है ये ना, आई, यू, वी, दे, राम, श्याम, ही, सी, सब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे बच्चों? बस ये भी बहुत आसान है, पहले डू लगा देना है, डू प्लस एज इट इज, डू प्लस एज इट इज। देख रहे हैं बच्चों? जैसा एग्जाम्पल में देख लीजिए, हेल्प द पुअर। देख रहे हैं बच्चों? सब्जेक्ट है यहां पर, सब्जेक्ट है ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे, अरे हेल्प द पुअर, देयर इज नो सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज डू, पहले डू लगा दीजिए, डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर। ठीक है, कोई भारी नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और उसके बाद आप एम्फेटिक बना लीजिए या एरर में पकड़ लीजिए। एरर में क्या दे देगा? हेल्प डू द पुअर। अब लीजिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो पहले डू होना चाहिए था। देख रहे हैं बच्चों? कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। बच्चों चलते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 ये कहता है, इफ द सेंटेंस
starts with please, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्लीज, यानी सेंटेंस हमारा प्लीज से शुरुआत रहे। हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज का यूज करते हैं, है ना। जैसा कि तो इसका क्या रूल है बच्चों, जो प्लीज से शुरुआत है, बस कुछ नहीं बच्चों, इसमें प्लीज के बाद डू लगा देना है। बिना सब्जेक्ट वाला में पहले डू, प्लीज से जो शुरुआत है तो प्लीज के बाद डू और उसके बाद जो रहे एज इट इज, जो रहे। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, प्लीज हेल्प मी, देख रहे हैं बच्चों, कृपया मुझे मदद करे, यानी प्लीज से शुरुआत है। बस कॉन्सेप्ट जो है हमको मिला हुआ है कि जो सेंटेंस प्लीज से शुरुआत है हमको प्लीज के बाद डू लगा देना है। तो बच्चों इसका एम्फेटिक क्या हो जाएगा, प्लीज के बाद जल्दी बोलिए डू, प्लीज डू हेल्प मी, हो गया एम्फेटिक। कोई प्रॉब्लम बच्चों, बिल्कुल आसान है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बिल्कुल हार्ड है, तो कॉन्सेप्ट ले लेना है। ठीक है बच्चों, ये रूल नंबर 5 हुआ। और रूल नंबर 6, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल रहे तो शैल को विल में बदल देंगे। अगर विल रहेगा तो शैल में बदल देंगे, और जस्ट ऑपोजिट, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आई शैल गो टू पटना। बस क्या देख रहे हैं आप इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद शैल देख रहे हैं, तो शैल को क्या चीज में बदल देना है, विल में। तो आई विल गो टू पटना, कोई प्रॉब्लम। अगर किसी सेंटेंस में विल रहेगा, जैसे ही विल सिंग ए सॉन्ग, विल है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, विल को हटाकर शैल में बदल दें। तो क्या हो जाएगा, ही शैल गो टू पटना, या ही शैल प्ले क्रिकेट, उल्टा कर देना है। ये तो रूल है बच्चों, जो रूल के अंदर आता है, और एक एक्सेप्शनल केस है। तो बच्चों हम जहाँ रहते हैं गांव में, हमारी गांव के बगल में डॉक्टर एन झा, जो हमारे गांव के बगल में मिश्रा मनियारी के हैं वो, और उन्होंने ग्रामर लिखा, बेटर इंग्लिश ग्रामर। वो वर्षों से बेटर इंग्लिश ग्रामर बिहार बोर्ड में चल रही है। तो उनका बुक हम एक बार देख रहे थे। अब चेंज इनटू एम्फेटिक दिए हुए हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और उसमें एगो सेंटेंस आ गया जो आज तक हमको याद है, द रोड इज नैरो। अब ये तो कोई भी रूल में, छठा रूल में 1 से लेके 6 रूल आपने देखा, अभी ये कोई रूल में नहीं आ रहा है। तो बच्चा के पास तो मुरादपुर स्कूल में पढ़ा रहे थे हम, 1990 से मुरादपुर स्कूल में हमने पढ़ाया।
अब बेटर इंग्लिश ग्रामर चल रहा था, तो इम्फेटिक बनाते बनाते दे दिए क्लास वर्क में CW में कि एक्सरसाइज बनाओ। अब बच्चा क्वेश्चन लेके आया कि सर द रोड इज नैरो है। अब देखे, हम भी बहुत देखे, हमारी समझ ही बाहर की बात हुई। कहा कि ये तो रूल, मैंने भी सोचा ये तो कोई रूल में नहीं आ रहा है। अब उसको बच्चों को क्या बोल दिए कि नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, ये इसका इम्फेटिक बनेगा ही नहीं। यही बोल करके 4-5 साल बिता दिए। हर बैच के बच्चे को यही कहते थे कि ई एक्सरसाइज में द रोड इज नैरो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने बोला कि 6 रूल में ये आता है, तो नहीं सर, तो प्रिंटिंग मिस्टेक, ये समझा दिए। बाई चांस डॉक्टर एन झा, जिन्होंने लिखा बेटर इंग्लिश ग्रामर, वो हमारे स्कूल में आ गए एक दिन। हमसे भी परिचित थे, ऑफिस में बैठाए तो हमको याद आ गया कि सर आप इम्फेटिक में प्रिंटिंग मिस्टेक किए हुए हैं। तो बोले कि कहाँ से है सर, कहाँ? तो फिर स्कूल में ही आए हुए थे, बच्चों से बुक लेकर के और कहें कि चैप्टर निकाल के बोले कि सर ही द रोड इज नैरो। कहा कि हाँ, इसका रूल जो है हम लिख नहीं पाए, लेकिन बाद में ये सेंटेंस आया तो सेंटेंस को हमने बुक में डाल दिया। हम बोलते थे इसका इम्फेटिक कैसे बनेगा, बताइए ना जल्दी। कहा कि वेरी सिंपल, द रोड इज नैरो, नैरो इज द रोड, नैरो इज द रोड, हो गया इम्फेटिक। कहा कि रोड इज नैरो का मतलब क्या हुआ? सड़क संकरी है, पतला है, तो पतला ही तो सड़क है। बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, तब हमको भी बात आई समझ में, बिल्कुल सही, नैरो इज द रोड, संकरी ही तो है रोड। बात समझे बच्चों? तो इस तरह से इसका भी इम्फेटिक, जैसे द सन इज ब्राइट, तो ब्राइट इज द सन, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, चमकीला तो ही है सूरज। तो इस तरह से इम्फेटिक, तो इसके बारे में पूछे उनसे डॉक्टर एन झा, नागेंद्र झा उनका पूरा नाम, तो हेडमास्टर रह चुके, अब तक रिटायर कर गए हैं। तो वो बहुत पहले बहुत हंसे वो, उसके बाद कहा कि ना ये भी इम्फेटिक में आता है। हम कहते तो बनेगा कैसे सोना, बताइए कि बच्चों को हम बताएं। तो बोले कि बस जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, नैरो इज द रोड, क्लियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने इम्फेटिक चैप्टर को कंप्लीट किया। और प्लीज अगर आप जो है सो लाइक किए हुए करते हैं, किए हुए करेंगे, तो सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए।